माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री राजू कुमार सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम नंद किशोर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पर्यटन विभाग के पदाधिकारीगण, यहाँ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के आए हमारे मीडिया बंधुगण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारीगण। आप लोग जैसा जानते हैं, हर विभाग को आप लोगों के से रूबरू होने का और आप लोग के माध्यम से विभाग के स्तर पर सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आम जन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं या जो राज्य के विकास के लिए काम हो रहे हैं, वो आप लोग के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम और प्रखर माध्यम ये संवाददाता सम्मेलन है। इसके पहले पर्यटन विभाग जो है 27 सितंबर को आप लोगों के साथ हम लोग रूबरू हुए थे और हम लोगों ने बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें विभाग की क्या भविष्य की कार्य योजना है, कौन कौन सी नीतियां विभाग की चल रही हैं, उसके बारे में आप लोगों को हम लोगों ने बताया था और आप लोगों ने इसको प्रमुखता से अपने विभिन्न समाचार चैनलों में और समाचार पत्रों में इसको दिखाया भी था और छापा भी था। आज के संवाददाता सम्मेलन में हम उसके बाद जितने काम पर्यटन विभाग द्वारा किए गए 27 सितंबर 2025 के बाद 24 के बाद हम उसी को बताएंगे, ताकि ये न लगे कि एक ही बात को विभाग बार बार कहता है। तो और समय विभिन्न अंतराल पर संवाददाता सम्मेलन का जो उद्देश्य है कि क्रमिक रूप से जो गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं और नई चीज़ें हो रही हैं, उससे लोगों को बताया जाए। तो इसके क्रम में माननीय मंत्री महोदय अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन उसके पहले और माननीय मंत्री महोदय का भी ये प्रथम संवाददाता सम्मेलन है अभी पर्यटन मंत्री के रूप में, और मैं इसके पहले मेरा ये दूसरा है। तो पहले वाले के बारे में सर हम लोगों ने बताया था, उसमें जो हम लोग की बातें जो हम लोगों ने विभाग ने किया था। अब विभाग के स्तर पर जो प्रमुख कार्य हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बाद में माननीय मंत्री महोदय अपना विशेष बात आपके समक्ष रखेंगे। आप लोगों को बिहार पर्यटन नीति 2023 के बारे में हम लोगों ने पिछला बार बताया था, उसके प्रावधानों से अवगत कराया था। उसके बाद उस नीति पर पूरे उद्योग संघ के साथ पर्यटन के जितने भी निवेशक हो सकते हैं संभावित, सबके साथ बहुत विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लोगों ने कहा कि इस नीति को आकर्षक बनाने के लिए कुछ अन्य चीज़ों का होना भी आवश्यक है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस नीति में संशोधन किया है और ये नीति 21 मार्च 2025 को ये नीति संकल्प के माध्यम से निर्गत हुई है। तो ये बहुत ही रिसेंट है, बहुत नया है। विभाग की आप सबका से अनुरोध है कि कृपया ये जो संशोधन हुआ है इसको आप समझें और इसको इस तरह से बताएं लोगों को कि निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ निवेश करें और नए नए लोग जो छोटे छोटे निवेशक भी हैं वो भी इस क्षेत्र में आए। जैसे पहले था कि हम ये लाभ देंगे उन्हीं को जो कम से कम 4 सितारा होटल बनाएंगे, उन्हें ही बिहार पर्यटन नीति में 25% तक हम लोग पूंजीगत अनुदान या और तरह की सुविधाएं देंगे। लेकिन लोगों का कहना था कि 4 सितारा होटल हर जगह बनाने में कठिनाई है और ये भी था कि 10 करोड़ का न्यूनतम निवेश होने पर ही आप योग्य होंगे लाभ लेने के। तो सबके सुझावों पर इसमें जो सरकार ने संशोधन किया है वो संशोधन है कि अब 4 सितारा होटल सिर्फ हम लोग प्रमुख स्थलों पर ही बाध्यकारी कर रहे हैं, पटना, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। चूँकि बड़े जगह हैं और ऑलरेडी हमारे पास बजट होटल्स काफ़ी हैं, तो हमको अब नया निवेश थोड़ा स्टार कैटेगरी में चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर 4 स्टार रखे हैं और यहाँ पर 10 करोड़ की सीमा भी लागू रहेगी पटना, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए। अन्य जिला मुख्यालय और शहर होंगे। अन्य जो जिला मुख्यालय में स्थित शहर हैं, जैसे मान लीजिए हाजीपुर, आपका मोतिहारी, बेतिया, जो शहर हैं उनके में 3 सितारा होटल हम लोग अलाउ कर रहे हैं, यानी एक ग्रेड हम लोग नीचे आ गए और परियोजना लागत 10 करोड़ से घटाकर 7.5 करोड़ कर दिया गया है। और अब है कि बहुत सारे टूरिज्म के सेंटर हैं जो न तो जिला मुख्यालय में है न बड़े शहरों में है, वो बिल्कुल अनुमंडल प्रखंड स्तर तक, गांव तक है। वहां पर भी निवेश कोई करना चाहे तो रोक नहीं होना चाहिए, तो पर वहां भी न्यूनतम 2 सितारा होटल तक हम लोग अलाउ कर रहे हैं। तो 2 सितारा एक स्टार कैटेगरी होता है, उसका एक सर्टिफिकेट पर्यटन मंत्रालय के थ्रू मिलता है, पर इसका मतलब नहीं कि वो बहुत बड़ा सुविधा होगा। लेकिन स्टार रेटिंग में कुछ जो होता है ना, बेसिक चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ता है, बस इतना ही है। तो 2 सितारा होटल आप जा सकते हैं कहीं तक,
और उसमें 5 करोड़ तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आप देखिए लोगों की मांग पर संशोधन करके 10 करोड़ की परियोजना लागत को घटाकर 5 करोड़ तक किया गया। 4 सितारा होटल से घटा करके 2 सितारा किया गया। तो ये जो है आपका एक इन्वेस्टमेंट इससे आने की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में संभावना रहेगी। दूसरा ये था कि जो SGST होता है, आप जानते हैं GST, उसका जो SGST और CGST, तो SGST स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इस SGST को हम लोग होटल स्टार्ट होने के या कोई भी चीज़, इसमें होटल ही नहीं है टूरिज्म पॉलिसी में, इसमें रिसोर्ट्स है, वे साइड अम्यूनिटीज़ है, माइस है, आपका कैरावैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो SGST रिम्बर्समेंट हम लोग कह रहे थे 5 साल तक आपको देंगे 80% तक। मांग ये हुआ कि होटल को बनने में 2 साल लगता है, उसको टेक ऑफ करने में 1-2 साल लगता है, तब लोगों के बीच प्रचार होता है तो चलता है, तो इसको थोड़ा बढ़ाया जाए अवधि को। तो हम लोगों ने 7 साल तक कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो SGST रिम्बर्समेंट का पीरियड 5 से 7 कर दिया गया। एक बहुत बड़ा ये संशोधन है बिहार पर्यटन नीति में। वो है कि आपका जो लोक निजी साझेदारी के तहत जो प्रोजेक्ट चलने हैं, वो पहले की नीति में स्पष्ट नहीं था कि लोक निजी साझेदारी जैसे क्या हुआ। जैसे हम लोग 3 यहाँ पे अभी होटल हम लोग बीड किए हैं, इसमें हमारी ज़मीन है और सब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पार्टी का है और प्राइवेट पार्टी चलाएगा, और जो सरकार के कुछ दायित्व हैं, कुछ दायित्व प्राइवेट पार्टी के हैं। वो प्रोजेक्ट पर्यटन नीति से लाभ लेने का स्पष्ट नहीं था, मना भी नहीं था पर स्पष्टता नहीं। अभी संशोधन करके स्पष्टता ला दिया गया है कि PPP के तहत भी अगर कोई परियोजना आती है और बिहार टूरिज्म पॉलिसी के तहत पात्र गतिविधियों में शामिल है, तो उनको इस नीति का लाभ प्राप्त होगा। यानी 100 करोड़ रुपए तक अगर निवेश करता है कोई PPP में भी, तो 25 करोड़ रुपए तक का कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट देगा, लोन नहीं, कैपिटल सब्सिडी। उसके अलावा SGST रिम्बर्समेंट मिलेगा। ये चीज़ है। एक और संशोधन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रोजगार को बढ़ाना, कि पर्यटन का उद्देश्य है रोजगार से सीधा जुड़ा हुआ है। एक तो यहाँ के लोगों को का जो मनोरंजन या इनके यहाँ के लोगों का जो पीरियड समय होता है छुट्टी वगैरह का, वो अच्छा से बीते और बाहर के लोग भी यहाँ आए। तो दोनों का पर्पस है कि स्थानीय रोजगार भी सृजित हो। तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए पर्यटन नीति में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई। ये है कि अगर ESI और EPF देते हैं, अगर एक एस्टेब्लिशमेंट अगर एक निश्चित संख्या से ज़्यादा व्यक्तियों को नियोजित करता है, तो उनको जो EPF और ESI कंट्रीब्यूशन देना होता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, नियोक्ता अंशदान और स्वयं एम्प्लॉई यानी कर्मी का अंशदान। तो ये देना पड़ेगा जो काम कराएगा उसको। तो उनको इंसेंटिव करने के लिए हम लोगों ने पॉलिसी में प्रावधान किया है सरकार ने कि 3,000 रुपये महीना जितने आदमी का आप EPF कटेगा सरकार देगी, 100% अथवा 3,000 जो भी उसमें कम हो। तो ऑब्वियस है कि 3,000 रुपये मिलने का इसमें पूरा है। और यह सिर्फ बिहार के जो निवासी होंगे जिनको रोजगार यहाँ मिलेगा उनको केस में दिया जाएगा। दूसरा है कि अगर आप दिव्यांगों को रोजगार देते हैं इसी सेक्टर में, तो हम लोग सरकार 1,500 रुपया महीना पारिश्रमिक में कंट्रीब्यूट करेगी। एक बिल्कुल नया ये है। अगर दिव्यांगों को कोई सेक्टर जो बिहार टूरिज्म नीति से आच्छादित कोई अगर परियोजना में दिव्यांग को आप रोजगार देते हैं, तो EPF और ESI वाला तो अंशदान 3,000 रहेगा ही। उसके अलावा विशेष केस में 1,500 रुपया सरकार अलग से आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप उनको रोजगार दे रहे हैं। तो इससे सरकार का देखिए, इस सरकार का ये है कि इंक्लूसिव जो विकास कहते हैं, जो हमारे बिहार सरकार में का जो कॉन्सेप्ट है न्याय के साथ विकास। तो विकास तो हो ही, लेकिन उस विकास के एम्बिट में विभिन्न वर्गों के साथ, विभिन्न तरह के लोगों के साथ जस्टिस भी हो। तो ऐसा विकास जो जस्टिस के साथ आगे बढ़े और इंक्लूसिव यानी समावेशी विकास हो, उसके अवयवों के कारण देखिए तो ये जो 1,500 रुपये वाला प्रोविजन किया गया है और 3,000 रुपये वाला EPF ESI का किया गया है। तो इस प्रकार से, और पहले केंद्र सरकार की कोई योजना चलती है और राज्य सरकार की योजना, तो अब कर दिया गया है कि केंद्र सरकार की योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं और राज्य की नीति का भी आप लाभ ले सकते हैं। राज्य की नीति का लाभ लेने के लिए जो वहाँ के पैसे हैं उसको माइनस करके जो यहाँ का होगा उस पर आपको दिया जाएगा।
इस तरह से आप देखिए कि इस तरह की जो है चीज़ों को ये किया गया है। और उसमें आप देखेंगे कि 5% पूंजी सब्सिडी अलग से दिया जा रहा है आपके प्रमुख पर्यटन स्थल के लिए, गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके लिए 5% अलग पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। ये पर्यटन नीति है जो संशोधन हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत ही, और अभी की नीति काफ़ी ज़्यादा व्यापक बन गई है और जितने लोगों के इसमें के सुझाव थे वो हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों का एक सबसे बड़ा हमेशा क्वेश्चन रहता है कि 3 1 सितारा होटल जो लोक निजी साझेदारी के तहत आना था, ये कब आएगा, क्योंकि बातें हो रही। लेकिन इसमें हम बता दें कि एक बार बिड निकला, फिर प्री बिड मीटिंग होती है, उसमें बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे देश भर के लोग इसमें जुड़े थे। उन सुझावों को समाहित करके हम लोगों ने फिर से उसको संशोधित RFP निकाला है, जो 21 तारीख तक उसमें निविदा आने का तिथि निर्धारित है, 21 अप्रैल तक। तो अब जब निविदा का तिथि 21 अप्रैल तक निर्धारित हो, तब तक वो डेट आ नहीं जाता, तब तक उस बारे में अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन यह है कि वो निविदा निकल चुकी है, सुझावों को के अनुसार उसको संशोधित किया चुका है और 21 तारीख उसमें डेट। तीसरा एक चीज़ जो हम आप लोग को बताना चाहेंगे पर्यटन विभाग की तरफ से, वो ये है कि आप 27 सितंबर को हम लोग मिले थे। उसके बाद आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रगति यात्रा हुई, और माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में जिन विभागों, बहुत सारे विभागों की जितनी भी घोषणाएं थी, सब की स्वीकृति और अमली जामा सबको पहनाया गया है। तो उसमें पर्यटन विभाग भी एक प्रमुख विभाग रहा है, जिसकी काफ़ी योजनाओं की घोषणा हुई और काफ़ी योजनाओं की स्वीकृति। और अब सारी योजनाओं का के स्वरूप को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर्यटन को एक इंटीग्रेटेड वे में विकसित करने का इस योजनाओं से प्रयास किया गया है। कैसे? तो आप रामायण जानते हैं, रामायण के प्रमुख स्थल जानते हैं, तो आप देखिए कि रामायण सर्किट कैसे इस प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा से रामायण सर्किट हमारा किस तरह से विकसित हो रहा है। आप उठाइए जो हमारी योजनाएं सैंक्शन हुई हैं, आप पुनौरा धाम देखिए, पुनौरा धाम में भू अर्जन हो रहा है 50 एकड़ का, और भव्य सरकार ने उसमें अयोध्या की सरकार ने उसमें अयोध्या के तर्ज पर उसको विकसित करने का पर्यटन के दृष्टिकोण से निर्णय ले लिया है, अब वो काम चल रहा है। उसके बाद आगे जाएंगे तो पंत पाकड़ एक जगह है जो रामायण से जुड़ा हुआ है कि वहाँ डोली रुकी थी सीता माता की, उस पर भी योजना सैंक्शन हो गया। उसका चलिए मोतिहारी में सीता कुंड, वो भी वहाँ से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे वहाँ भी आप देखिए हम लोगों ने 14 करोड़ की योजना ली है, पंत पाकड़ में 21-22 करोड़ की योजना ली है, पुनौरा धाम में तो 120 करोड़ का लैंड एक्विजिशन है। फिर आप वाल्मीकि नगर चले जाइए जहाँ लौ कुश पार्क बन रहा है 51 करोड़ से। फिर उसके बाद आप बक्सर आइए, राम रेखा घाट पे, अयोध्या से जब चलने के बाद आई थी, राम रेखा घाट पे उनका विकास हो रहा है 15 करोड़ में। आप फिर अहिल्या स्थान आ जाइए, अहिल्या स्थान में आप रामायण से जुड़ा है दरभंगा का, वहाँ 14 करोड़ का लैंड एक्विजिशन और उतने राशि की एक योजना स्वीकृत की गई है। फिर आप फुलहर स्थान जाइए हरलाखी ब्लॉक में, जहाँ बोला जाता है कि रामायण में माता सीता और श्री राम जी का पहला जो मतलब मिले थे वहीं जगह है फुलहर, वो वहाँ प्रसिद्ध है। फुलहर का विकास हो रहा है, 31-32 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत किया गया है। तो आप देखें तो पूरा का पूरा इस एक रामायण परिपथ, रामायण सर्किट से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को एक प्रकार से विकसित किया जा रहा है। ये एक नया चीज़ है जो लास्ट आप लोगों के बाद हम लोग जो मिले थे उसके बाद। फिर आप देखें राजगीर में देखिए ब्रह्मकुंड जो है उसको नए तरीके से पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आलोक में लगभग 50 करोड़ की योजना पे काम हो रहा है। अभी देखिए विष्णु पद में 61 करोड़ की योजना पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है विष्णु, और महाबोधि कल्चर सेंटर के सामने अभी भारत सरकार ने 150 करोड़ का एक मेडिटेशन सेंटर स्वीकृत किया है। और आप महत्वपूर्ण स्थल जहां लोग जाते हैं, दो तरीके हैं, धार्मिक पर्यटन को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है। धार्मिक पर्यटन का मतलब रिलीजियस टूरिज्म, बुद्ध है, जैन है और जो भी हमारे जगह है जहां पर, उसके अलावा इको टूरिज्म पर भी जोड़ है। आप देखेंगे प्रमुख जलाशयों के किनारे इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो समस्तीपुर में मुक्तापुर मोइन है, शेखपुरा में आप जाइए मटोखर दह पोखर है, इंद्रपुरी बैराज के पास आप जाइए रोहतास में, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि इन जलाशयों के पास वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था रहे, रहने की व्यवस्था हो, अच्छा लैंडस्केपिंग हो, ताकि शादी विवाह और डेस्टिनेशन वेडिंग इस तरह की चीज़ें ऐसे स्थानों पर हो सके, लोगों का रहने की व्यवस्था। तो ये योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।
अभी हम लोगों ने ऐसी 4-5 योजनाएं स्वीकृत कर दी और इस पर बहुत से काम चल रहा है। तो एक नया है कि हमको अपने टूरिज्म पोटेंशियल को ये करना है, तो इस तरह की चीज़ों को भी प्रोजेक्ट करना है और गांव के भी लोगों को स्थानीय टूरिज्म, ग्रामीण टूरिज्म मिले और थोड़ा लोग अच्छे से रह सकें, उस दिशा में भी जलाशयों के किनारे हम लोग सुविधाओं के विकास की काम पर सोच रहे हैं, काम हो रहा है। तो ये एक नया चीज़ है। तो ये न केवल धार्मिक और टूरिज्म पे बात हो रही है, बल्कि इस तरह के एडवेंचर टूरिज्म, प्राकृतिक टूरिज्म, इस पर भी काम हो रहा है। नीति बना करके निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेला महोत्सव के माध्यम से भी, जैसे आप लोग, एक प्रश्न होता है स्थानीय कलाकारों को देना मौका मेला और महोत्सव में, तो स्थानीय कलाकारों को बहुत मौका दिया जा रहा है। फिर उसमें प्रश्न आता है कि बड़े बॉलीवुड कलाकारों को मौका दिया जा रहा है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों दिया जा रहा है सिर्फ स्थानीय। उसका ये है कि यहाँ के लोग ग्रो करें, लेकिन जब कोई बड़ा कलाकार इस तरह से आता है तो उस स्थल का भी उसी तरह सोशल मीडिया पे और देश भर में उस स्थल के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। तो प्रचार प्रसार का वो भी एक माध्यम है कि कोई बड़ा उस तरह का आदमी जो ऑल इंडिया प्रेजेंस है, वो आपके किसी जगह पर आकर के कुछ कार्यक्रम करे, तो फिर उसका प्रभाव जो है, उनका जितना फैन बेस है, जितने लोग, वहाँ तक पहुँचता है। इस कारण से मेला महोत्सव में बाहर के भी कलाकार के साथ साथ स्थानीय कलाकार, तो यहाँ का भी कल्चर प्रमोट होना चाहिए। दोनों के समन्वय करके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो अपना विशेष। आज इस संवाददाता सम्मेलन में सबसे पहले उपस्थित अपने तमाम पदाधिकारीगण, सेक्रेटरी साहब और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया से उपस्थित तमाम साथीगण, ये मेरा पहला संवाददाता सम्मेलन है। सेक्रेटरी साहब ने विस्तार से सारी चीज़ों को रख दिया है और उस विस्तार में आप लोगों को कुछ पूछना हो, बताना हो, तो आप लोग उस बात को पूछ सकते हैं, क्योंकि विस्तार से सारी बातें आ गई हैं। उसको रिपीट करना, मैं नहीं समझता कि उसको रिपीट करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ इन्होंने छोड़ा नहीं है जिस चीज़ को मैं इसको रिपीट कर पाऊँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार प्रतिबद्ध है और टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। मैं 1-1.5 महीने पहले इसको संभाला हूँ, देख रहा हूँ, और देखने के बाद में लग रहा है कि बिहार में टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत कुछ नया होने वाला है, नया हो रहा है। चाहे वो श्री राम सर्किट से हो, बुद्ध सर्किट से हो, सूफी सर्किट से हो, सारे सर्किट में काम चल रहे हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आपको पूछें। विस्तार से तो बताया ही है सेक्रेटरी साहब ने। ऐसे आप कहिएगा तो मैं सारे योजनाओं के बारे में बता दूंगा। इन्होंने योजना के बारे में बताया। जैसे आप शुरू कीजिए छोटे से सीतापुर से लेके, बक्सर से लेकर के, दरभंगा अहिल्या स्थान से लेकर के पुनौरा धाम, सबसे बड़े कार्य श्री राम सर्किट पे जो हो रहा है वो पुनौरा धाम में हो रहा है। पुनौरा धाम को बिल्कुल उसी तर्ज पे, जिस तरह से अयोध्या में भव्य श्री राम लला का मंदिर बना है, उसी तर्ज पे टूरिज्म डिपार्टमेंट भी यहाँ पे अपना काम कर रही है। 50 एकड़ जमीन के लिए 120 करोड़ रुपया वहाँ पर अधिग्रहण के लिए दे चुकी है। जब अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ चला गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम वहाँ होने वाला है। मंत्री जी एक सवाल था, मंत्री जी एक सवाल है, बहुत अच्छी बात है। राजगीर और बोधगया जो नाम लिए गए डेवलपमेंट हो भी रहा है। राजगीर से जो 4 लेन रोड जा रही है, अगर वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट मान ली नवादा में पड़ रहा है और राजगीर टूवर्ड्स 10 किलोमीटर का रेडियस है, तो क्या उस जगह पे अगर जिला नवादा हो जाता है तो अगर कोई डेवलपमेंट होता है, कोई मान लीजिए रिसोर्ट बनाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है विदेशी टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या उन्हें कुछ लाभ मिलेगा सरकारी का? सेक्रेटरी साहब बताएं। पर्यटन नीति जो है ये पूरे बिहार पे लागू है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये राजगीर, वैशाली, नालंदा और गया के लिए। इसीलिए तो हम लोगों ने कहा कि गांव-गांव तक भी अगर कोई 2 स्टार बनाएगा, देंगे, वे साइड एमिनिटीज बनाएगा, उनको कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। यह कहीं नहीं है, कुछ विशेष स्थानों पे वाल्मीकि नगर, बोधगया, गया, राजगीर और ऐसे करके वैशाली जो ट्रेडिशनल, उसको 5% एक्स्ट्रा देने का प्रोविजन है। लेकिन ये भी है कि उन सब जगहों में 4 स्टार का भी बाध्यता कर दिया गया है। तो नवादा में अगर आप बनाते हैं तो जैसे हम लोगों ने जो संशोधन किया है उसमें एरिया भी डिफाइन किया हुआ है कि कौन एरिया माना जाएगा। तो इसमें है गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर नगर पालिका क्षेत्र और नगर पालिका सीमा के बाहर 5 किलोमीटर का दायरा, तो वहाँ तक तो वहाँ का लागू होगा। उसके बाद तो आपका नया लागू होगा। तो कोई ऐसा गांव, जगह, टोला नहीं है जो बिहार पर्यटन नीति से आच्छादित नहीं है और जहाँ पर आप निवेश करके आप उसमें लाभ ले नहीं सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है,
निवेश निजी व्यक्ति वहीं करेगा जहां पर्यटन की दृष्टिकोण से कुछ संभावनाएं होंगी। सूफी सर्किट के बारे में जानना चाह रहे थे। सूफी सर्किट के बारे में कहाँ कहाँ उससे काम हो रहा है? सूफी सर्किट पे भी काम देखिए, जैसे मनेर शरीफ, ठीक है, उसके बाद काको जहानाबाद 2 है जिस पे तो हम लोग का योजना है, और जी महोदय, पटना में आप 3 बड़े होटल बनाना जा रहे हैं, लेकिन एक आपका होटल है वह कई वर्षों से बंद है। उस होटल का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? कहाँ का होटल? कौटिल्य विहार। हाँ। कौटिल्य विहार का काम चल रहा है, और वो कौन एजेंसी का भी जो चलाएंगी वो भी निविदा हो गया है, एजेंसी भी फाइनल हो गया है जिनको चलाना है। तो अभी जो सिर्फ सिविल वर्क थोड़ा पेंडिंग है, फास्ट काम हो रहा है, और किनको चलाना है जो उसमें भी 2-3 महीना 4 महीना लगता है, प्राइवेट व्यक्ति एजेंसी को ही दिया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चलाएगी, हम रेवेन्यू लेंगे सालाना। तो वो काम भी हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि ये जून जुलाई तक ये स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर जून तक। रोपवे का क्या स्टेटस है? 5 जगह रोपवे बनने से बराबर। रोपवे आपका जो है जहानाबाद में डुंगेश्वरी है और ब्रह्मयोनी है। इसका अभी हम लोग हाल में समीक्षा किए थे, उसमें जो वेबकोस कंसल्टेंट है और जो एजेंसी बना रही है, दोनों में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, उसको सॉर्ट आउट किया गया, और हम लोग ने टारगेट दिया है कि 15 अगस्त के पहले ये दोनों रोपवे स्टार्ट होना चाहिए। 3 रोपवे है पुल निर्माण निगम के माध्यम से बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका रोहतासगढ़ में और मां मुंडेश्वरी स्थान में, और एक है बनावर। तो इसमें मुंडेश्वरी स्थान में अभी जस्ट काम अभी शुरू हुआ नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा। बाकी 2 जगह भी हम लोग एक्सपेडाइट कर रहे हैं कि अगस्त तक हम लोग प्रारंभ करें। अगस्त तक आपने बताया तो हम लोग पता कर लेंगे। अभी जमुई में हम लोगों ने पत्नेश्वर स्थान का स्वीकृत किया है, और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक गढ़ी डैम पे वहां पर एक पर्यटन विभाग से योजना स्वीकृत हुई है, और पर्यटन विभाग 10 करोड़ की योजना कर ही रहा है। फॉरेस्ट अब उसको बहुत बड़े व्यापक मंदिर है सर, हाँ भव्य मंदिर है, और 3 तरफ तालाब है। नहीं, ठीक है, तो उसका आप लिख करके हम लोग को दे दीजिए। कोई भी आदमी देगा तो हम लोग को पता चलेगा, तो हम लोग उसका DPR बनवाएंगे। एक्चुअली क्या है कि इसीलिए मेरा प्रखंड मेरा गौरव हम लोगों ने प्रतियोगिता किया था, उसका पुरस्कार भी हम लोग देने वाले हैं। इस तरह के स्थल जो कि यहाँ पता नहीं है, तो लोकल लेवल से उसके बारे में आए और जाने, तो फिर उसको हम लोग विकसित करें। तो मेरा प्रखंड मेरा गौरव का उद्देश्य न केवल लोगों से लेकर उनको पुरस्कृत करना था, बल्कि उन जगहों का टूरिज्म पोटेंशियल पहचान करके वहाँ विकास की योजनाएं भी बनाना था। तो उसमें बहुत सारे स्थल आए हैं जिसको हम लोग आगे विकसित करने जाएंगे। सर, एक सवाल है, बिहार में काफी प्रचलित हुआ, मुजफ्फरपुर में काम चल रहा था मरीन ड्राइव का, बहुत ही धीमा चल रहा है। आखिर क्यों? कहाँ पे? मोती झील जो है उसमें मरीन ड्राइव की तरह उसको भी पटना के मरीन ड्राइव की तरह विकसित किया जाए। नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी के अंदर काम चल रहा है, हमारे डिपार्टमेंट टूरिस्ट डिपार्टमेंट से संबंध नहीं रखता है। नहीं, कनेक्टिविटी के आपने बारे में बताया, सरकार बिल्कुल समन्वय बना करके सारे डिपार्टमेंट आपस में काम करती है, और निश्चित रूप से जहाँ बताएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी हर जगह पे बहुत अच्छी बनी हुई है। जहाँ अगर लगता है आपको कोई इसी नहीं है, आप बताएं, हम लोग विभाग से संपर्क करके उसका करेंगे। एक्चुअली जहाँ जहाँ भी इस बार परियोजनाएं ली गई और वहाँ कनेक्टिविटी के इशू थे, वहाँ पर पथ निर्माण ग्रामीण कार्य से समन्वय करके वहाँ उनकी योजनाएं भी स्वीकृत कराई गई हैं। हाँ, सूफी सर्किट आपका काको में हम लोगों ने किया है, मनेर शरीफ में किया है, और कोई स्थल है तो 2 तो हम लोग का योजना चल ही रहा है। अरवल में भी एक जगह है, अरवल भी है। तो एक मुंगेर में हम लोग योजना ली है, अभी योजना नहीं ली है, लेकिन अरवल जहानाबाद और मनेर ये वाला सर्किट पे हम लोग काम किए हैं। अगर निजी निवेश आएगा तो हर जगह इसका अलाउड है। निजी निवेश अगर आएगा तो हम लोग तो हर जगह स्वागत है। तो मनेर शरीफ और जो जहानाबाद है, काको जो हम बोल रहे हैं वहाँ, तो मनेर शरीफ में तो बहुत पोटेंशियल है, तो वहाँ कोई निजी निवेश आएगा तो हम लोग तो प्राथमिकता पर उसको प्रोसेस करेंगे। उसके बाद ही ना कुछ बोल पाएंगे हम लोग। सर, वे साइड एमिनिटीज में अभी तक कितने निवेश आए हैं और क्या स्टेटस है उसका? देखिए, वे साइड एमिनिटीज में अभी हम लोग के पास 5-6 प्रपोजल आए हैं।
पूर्व में भी आए थे तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अब तो नए पॉलिसी में आ गया तो इस पे भी सवाल आपसे है, दोनों आदमी से है कि आप लोग धरती से चंपारण के धरती में सर आ रहे हैं सर, बहुत ही जगह जुड़ी है चंपारण से, इसका सर उतना विकास नहीं होता है जितना हम लोग राजगीर में करते थे। ऐसा नहीं है। आप देखिए वाल्मीकि नगर में जो बना है आपका कन्वेंशन सेंटर, और वाल्मीकि नगर में जितना ग्रोथ इधर के दिनों में हुआ है उसे आप देखिए। उसके बाद आप वैशाली देखिए, वैशाली में जो सम्यक दर्शन संग्रहालय है वो अपने आप में यूनिक और अलग है, और उसका निवेश भी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात की वहाँ का जो पुष्करणी तालाब है उसको और इन एंड अराउंड एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए माननीय मंत्री महोदय कल वैशाली गए थे, उनको देखा है इन्होंने। 30 करोड़ की योजना हम लोग स्वीकृत की है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी जगह तो टूरिज्म में क्या है ना कि पोटेंशियल के अनुसार ही आप विकसित हो पाएंगे। तो अब जहाँ पे मान लीजिए अभी हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से अभी रोहतास और कैमूर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उधर पोटेंशियल है, प्राकृतिक वातावरण और वहाँ के जल प्रपात ये सब बहुत काफी उच्च कोटि के हैं, काफी रमणीक स्थल है। लेकिन अब जिस जगह में पोटेंशियल होगा उसी जगह पे आप ज्यादा निवेश भी आएगा और उस जगह पे ज्यादा विकास भी होगा। पोटेंशियल भी एक इम्पोर्टेंट है टूरिज्म में। सेक्टोरल और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब जैसे कि डायरेक्ट रोजगार आप बोलेंगे, जैसे कि कोई टूरिज्म में होटल आया तो होटल में कितने लोगों ने रोजगार पाया ये तो आप गिन पाएंगे, ठीक है। टूरिस्ट गाइड कितने आपके ऑन रोल आए तो आप गिन पाएंगे। लेकिन उसके चलते जो क्राफ्ट्स वहां लगेगा, मेला लगेगा, दुकानें लगेंगी, उसमें लोग नियोजित होंगे, उसको तो पूरा एक गिन पाना संभव नहीं है। एक आकलन कर सकते हैं कि इस एरिया में इस चीजों के विकास से बहुत सारे लोगों का रोजगार है, पर आपके कागज पर तो वही लोग रहेंगे जो होटल वगैरह में काम कर रहे हैं, जिनका कुछ खाता खुला है, और दूसरे जो गाइड हैं। लेकिन इसका इफेक्ट पड़ता है एक सेक्टर से दूसरा से तीसरा। तो इस प्रकार का है कि इसमें कई सेक्टरों का ग्रोथ होगा टूरिज्म के आने से। और धन्यवाद ज्ञापन।